आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव्स की, और किस प्रकार से जो हीट वेव्स है वो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है ये हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, इसका प्रभाव दुनिया पर और भारत पर क्या पड़ा है और इसके उपाय क्या हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें तो हीट वेव्स है, अगर देखें तो हमने हाल के दिनों में न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स में हीट वेव्स की जो घटना है उसके बारे में देखा और सुना, जिसके अंदर बताया कि जो भारत के कई राज्य हैं उनके अंदर जो है एवरेज टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री या उससे ऊपर बना रहा, और दिल्ली में टेम्परेचर 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो अगर हम देखें जो हीट वेव्स है इसका असर अगर हम देखें तो डिहाइड्रेशन, इसी प्रकार से सिरदर्द, सनबर्न आदि से हम जोड़कर देख सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है, और ये एक ग्लोबल वार्मिंग का ही पार्ट है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग वातावरण में मौजूद जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सूरज से प्राप्त होने वाली जो गर्मी है उसको अपने अंदर रोक के रखती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा होता है और अत्यधिक गर्मी हमें महसूस होती है। साथ ही जो वैश्विक तापमान है वो भी बढ़ रहा है, और इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो काफ़ी बड़े क्षेत्र पर पड़ रहा है, चाहे वो जंगलों में आग लगना हो, बाढ़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे देशों के अंदर जो बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं उसके पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग एक रीजन माना जाता है। इसी प्रकार से जो सूखा पड़ना, या अगर हम देखें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जिसमें अत्यधिक बारिश पड़ती है या फिर अत्यधिक ठंड पड़ती है या अत्यधिक गर्मी महसूस होती है। तो अगर हम देखें जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण मानवीय क्रियाकलाप हैं, यानी जब हम पेट्रोल, डीजल, कोयले या फिर हम लकड़ी या उपला यानी ऐसी चीज़ों को जलाते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। साथ ही हम जो एसी, फ्रिज चलाते हैं उससे निकलने वाली गैस भी वातावरण को गर्म करती है, और लंबे समय तक अगर हम देखें ये वातावरण में बनी रहती है, जिसके कारण जो हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, और अंटार्कटिका में अगर हम देखें जो परमाफ्रॉस्ट है वो भी पिघल रहा है, समुद्र में जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिसके कारण जो समुद्र स्तर का अगर हम देखें जो स्तर है वो बढ़ रहा है लगातार। और समुद्र स्तर बढ़ने से अगर हम देखें तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं, इसी प्रकार से जो बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी संभावना बढ़ गई है। तो इसको रोकने के कई सारे प्रयास भी किए गए हैं। अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम करने के लिए किए गए हैं, चाहे उसमें नगोया सम्मेलन हो, क्योटो प्रोटोकॉल संधि हो, पृथ्वी सम्मेलन हो, रियो सम्मेलन हो, पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो, एजेंडा 21 हो। इन सभी सम्मेलन के अंदर कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है, और भारत ने भी अपनी प्रतिबद्धता इस पर दिखाई है कि भारत भी अपने यहाँ पर जो कार्बन एमिशंस है उसको कम करने पर राजी हुआ है। इसी प्रकार से दुनिया भर के अंदर अगर हम देखें जो बाढ़ की घटनाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। भारत के अंदर भी अगर हम देखें तो उत्तराखंड हो गया, और ऐसे कई राज्यों के अंदर जंगलों में आग लगने की संभावना भी हमने देखी है, और यहाँ पर कई सारे जंगलों में जो आग लगी है उसके पीछे अत्यधिक गर्मी एक बड़ा कारण बताया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें जो भारत में अगर हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, और उनकी जो आजीविका का साधन है वो कृषि एक बहुत बहुत बड़ा अगर हम देखें तो माध्यम है। यदि इसी प्रकार से गर्मी बढ़ती गई तो शायद हमारे देश के अंदर जो सूखे की संभावना है वो बढ़ जाएगी। कई सारी जो ज़मीन है वो बंजर के रूप में तब्दील हो रही है, और जो पानी है उसकी कमी हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। कई सारे राज्यों के अंदर जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली है। साथ ही जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारी जो फूड की डिमांड है वो बढ़ गई है। अगर इस प्रकार से असहनीय गर्मी पड़ती है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वाटर लेवल पर और ज़मीन पर, साथ ही फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा। और अगर भी फूड सिक्योरिटी अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इसका सीधा असर हमारे रोजगार पर भी पड़ेगा, और रोजगार पर असर होने का मतलब है कि कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपने आप पैदा होंगी, जैसे क्राइम रेट बढ़ना, साथ ही बेरोजगारी की दर बढ़ने से हमारे जो आर्थिक विकास की दर है वो भी प्रभावित होगी। और विश्व में अगर हम देखें तो कई सारे देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो,
इसी प्रकार से ग्रीस हो, इन सब देशों में जो जंगलों के अंदर आग लगी, उसकी वजह से बहुत सारी जो मानवीय संपत्ति है, इसी प्रकार से जो प्राकृतिक संपत्ति है, उसका भी नुकसान हुआ। और ये इम्पैक्ट लंबे समय तक बना रह सकता है यदि हमने कार्बन की जो एमिशन है, उत्सर्जन है, उसको कम नहीं किया। अगर हम देखें, जो हम पेट्रोल, डीजल, कोयला, इसी प्रकार से जो प्राकृतिक गैस है, इनका इस्तेमाल जो करते हैं, इससे जो प्रदूषण होता है, साथ ही हम सिंगल यूज प्लास्टिक का जो इस्तेमाल करते हैं, इससे भी वातावरण प्रदूषित होता है। और अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण जो पानी है वो भूमि की सतह से सूखता है और इससे काफी समय तक जो कंडेंसेशन है, यानी कि जो पानी की मात्रा है, वो बादल के रूप में बनी रहने के कारण अत्यधिक बारिश की संभावना भी बनी रहती है। साथ ही भारत के कई सारे तटीय राज्य हैं, या अगर हम शहरों की बात करें, जैसे मुंबई है, इसी प्रकार से चेन्नई है, उड़ीसा है, या और भी कई, गोवा है, तो जो एरिया समुद्र के आसपास पड़ते हैं, वहां पर अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनकी संभावना भी बढ़ गई है। यदि समुद्र स्तर बढ़ता है तो इससे बहुत बड़े लेवल पर अगर हम देखें, जो बाढ़ की संभावना है वो बनी रहेगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम करना है तो उसके लिए हमें कई सारे प्रयास करने पड़ेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण अगर हम देखें तो बहुत सारी जो फ्लोरा और फौना की प्रजातियां हैं, यानी कि बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं, वो अगर हम देखें तो लुप्त होने की कगार पर हैं, कुछ लुप्त हो चुकी हैं। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो लंबे समय तक पर्यावरण पर बना रहेगा और ये अगर हम देखें तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर इस पर चिंता जाहिर की गई है कि यदि हमने कार्बन के उत्सर्जन को एक लिमिट तक सीमित नहीं किया तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया पर पड़ने वाला है। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर के अंदर अगर हम देखें तो छेद पाया गया है और इसी प्रकार से जो अंटार्कटिका की लंबे समय तक जो जमी हुई बर्फ थी वो भी पिघल रही है। वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, अगर हम देखें तो उनको भी एक तरह से खतरा उत्पन्न हो रहा है। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा एक तो स्वच्छ ईंधन प्रणाली को भारत में प्रोत्साहित किया गया है, जिसके अंदर एलपीजी, सीएनजी, इसी प्रकार से जो सोलर एनर्जी है उसके उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी से चलने वाले वाहनों पर सरकार सब्सिडी देती है। अंडरपास, फ्लाईओवर, मेट्रो का विस्तार किया गया है, सड़कों को चौड़ा किया गया है, नए हाईवेज बनाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है और समय समय पर टीवी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से कई प्रकार के विज्ञापन देकर ये जागरूकता फैलाई गई है कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही पानी को कैसे बचा सकते हैं, या स्वच्छ ईंधन प्रणाली का किस प्रकार से उचित उपयोग कर सकते हैं, बिजली को कैसे बचा सकते हैं। इसी प्रकार से जो प्लास्टिक है उसका उपयोग हम कैसे कम से कम कर सकते हैं और एसी और फ्रिज के विकल्प को भी सरकार यहाँ पर एड्रेस कर रही है और साथ ही उसको कम करने के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के प्रयास को प्रोत्साहित कर रही है। यदि हमने ग्लोबल वार्मिंग, इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो परिणाम हैं या जो चेतावनियां हैं, अगर उनको हमने समय रहते नहीं समझा तो शायद इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया और खास करके भारत जैसे देश पर अधिक पड़ने वाला है। क्योंकि भारत के अंदर अगर हम देखें तो जनसंख्या का दबाव अधिक है। थैंक यू वेरी मच।